हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेटा, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने बायोटेक्नोलॉजी है स्टार्ट कर रखी है कि बायोटेक्नोलॉजी हमारी क्या होती है, उसके प्रोसेस क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारी क्या होती है, कैसे काम करती है, ट्रांसफर असेंबली क्या होता है, इन सब के बारे में हमने जो है वो बात करी थी। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से भी जो है उसको देख सकते हैं। सो हम बायोटेक्नोलॉजी में काफी सारी चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं कि वेक्टर कैसे होते हैं, होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाता है, इन सब बारे में हम बात कर चुके हैं। सो आज हम बात करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमारी क्या होती है। अब देखो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमेशा से मैंने आप लोगों को कहा है बायो मीन्स जो भी वर्ड है उसमें आप इजीली कुछ ना कुछ जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो अपने बारे में कुछ ना कुछ बताएगा। जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी मैंने आपको बताया था कि वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही नाम क्यों दिया गया। तो सिमिलरली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज मीन्स क्या होता है, मेनी। पॉली मीन्स क्या होता है बच्चों, मेनी, यानी कि किसी चीज का आप नंबर बढ़ाओगे उसको काफी ज्यादा करोगे। अब किस चीज का नंबर बढ़ाओगे वो डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई मोस्टली जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज होती है वो डीएनए का नंबर बढ़ाने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो पॉली मीन्स क्या है, मैनी, यानी है कि आप किसी का नंबर इंक्रीज करने के लिए इस रिएक्शन को जो है परफॉर्म करोगे। और चेन यानी कि कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, तीनों स्टेप्स एक प्रोसेस में होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस रहने चाहिए, तभी जो है वो आगे काम करेंगे। और रिएक्शन कि इसमें कोई ना कोई चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो रही है। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉली मींस मेनी, किसी चीज का आप नंबर बढ़ाओगे, चेन कॉन्टिन्यूस, एक चेन एक सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। अगर वो सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा तो नंबर जो है वो नहीं बढ़ेगा। रिएक्शन कि बाहर से हम कुछ चीजें डाल रहे हैं जो में रिएक्ट कर रही हैं और हमारा जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए उसको जो है वो हम बना रहे हैं। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेटा किसके लिए यूज होती है, तो ये यूज होती है टू इंक्रीज द डीएनए नंबर। डीएनए नंबर को इंक्रीज करने के लिए हम ये रिएक्शन जो है वो यूज करते हैं। किस लिए यूज कर रहे हैं हम, डीएनए नंबर को इंक्रीज करने के लिए कि जो डीएनए का नंबर है, सपोज अब हम बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं यानी कि लिविंग वर्ल्ड और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिला रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे पास उतना अमाउंट ऑफ डीएनए ना हो। भाई अब ये तो नहीं है ना कि आप हर वक्त किसी भी ऑर्गेनिज्म से डीएनए निकाल लोगे, नहीं। एक बार आपने निकाला तो उसको आप ऐसा कर सकते हो कि आप स्टोर करो, और स्टोर करो तो उसको ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर करो, क्योंकि ऐसा तो कोई भी परफेक्ट साइंटिस्ट या परफेक्ट रिसर्चर नहीं बना है जो एक ही बारी में उसने जो भी प्रोडक्ट चाहा वो प्रोडक्ट उसका बन के आ गया। अब क्या होता है, जब हम रिसर्च करते हैं या फिर किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करें तो जरूरी नहीं है कि पहली बारी में रिजल्ट आ जाए, वो नहीं आता है। सो उसके लिए हमें जो भी रॉ मटेरियल, जैसे कि अगर हम डीएनए की बात करें, हम डीएनए में चेंजेस कर रहे हैं तो डीएनए क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है, तो वो रॉ मटेरियल ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसीलिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराई जाती है कि कई बार होता है कि हमारा जो डीएनए सैंपल जो हम जिसको हमें यूज करना है उसका अमाउंट कम है, तो उस अमाउंट को बढ़ाने के लिए, उस डीएनए सैंपल को बढ़ाने के लिए हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिखते हैं, सीआईडी आप सभी ने देखा होगा, नहीं भी देखा है तो आप, सीआईडी एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है जो क्राइम के बारे में हमारा इन्वेस्टिगेट करता है। अब जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो भाई उसको जो ब्लड सैंपल मिला, कि अब उसको उस ब्लड सैंपल से आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन हमारा जो है वो खूनी है या ये किसका खून है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हर एक पर्सन से जो भी खूनी लग रहा है उससे क्या करना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा। अब डीएनए का सैंपल है थोड़ा सा, जो ब्लड सैंपल है वो थोड़ा सा है। क्यों थोड़ा सा है, क्योंकि अगर मैं ब्लड की बात करूं, ब्लड के कंपोनेंट होते हैं तीन। ब्लड के कितने कंपोनेंट है, तीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। पहले तो वो कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा ब्लड वहां पे आपको मिलेगा, जो भी खूनी है उसका बहुत ज्यादा ब्लड वहां गिर गया हाथापाई में, ऐसा तो होगा नहीं, बहुत थोड़ा सा ब्लड गिरा होगा, तो पहले ही ब्लड के अमाउंट कम है। और दूसरी चीज, ना तो आरबीसी में डीएनए होता ना प्लेटलेट्स में डीएनए होता। अब इन दोनों में जब डीएनए ही प्रेजेंट नहीं है तो इनसे तो हम डीएनए ले ही नहीं सकते। तो उस छोटे थोड़े से ब्लड में से भी हम सिर्फ कहाँ से डीएनए ले सकते हैं, डब्ल्यूबीसी से। सो इसीलिए जब वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो भी ब्लड सैंपल कलेक्ट करता है वो उसकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराती है, जो भी फॉरेंसिक लैब होती है। फॉरेंसिक लैब्स बेसिकली वो लैब्स होती है जो क्राइम में हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वो क्या करेंगी, वो तुरंत जैसे ही ब्लड सैंपल आया उसके डब्ल्यूबीसी से डीएनए कलेक्ट करेगी और उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए डाल देगी कि भाई इसका नंबर जो है वो बढ़ जाए ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें।
अब आरबीसी और प्लेटलेट्स में क्यों नहीं होता है डीएनए, आई डोंट थिंक सो ये बताने की जरूरत है, बट फिर भी बता देती हूँ क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। जब इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता इनके पास डीएनए भी नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमारी काफी जगह यूज होती है। सो अब हम देख लेते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमारी होती क्या है। सो बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अगर हम बात करें कि इसको दिया किसने था, तो इसको दिया था बेटा कैरी बी म्यूलिस ने इसको दिया था। कैरी बी म्यूलिस हमारी साइंटिस्ट थी जिन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की डिस्कवरी करी थी, और ये काफी अच्छी डिस्कवरी थी क्योंकि इससे पहले ये होता था कि ड्यू टू सैंपल नहीं प्रॉपर है हम रिसर्च आगे नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए कैरी बी म्यूलिस ने जब ये रिएक्शन बताई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, इससे हम डीएनए का अमाउंट जो है वो बढ़ा सकते हैं, जो भी हमारा सैंपल है उसको हम बढ़ा सकते हैं, तो ये काफी अच्छी इन्वेंशन जो है वो थी और आज तक इसको हम जो है वो यूज करते हैं। सो बेसिकली इन्होंने बताया कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स में हमारी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। ये तीनों स्टेप्स इसी सीक्वेंस में होने जरूरी है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है बेटा वो होता है डीनेचुरेशन। सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, यानी कि आप डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है उसको अलग अलग करोगे। एक एक करके हम इन स्टेप्स को भी देखेंगे। दूसरा स्टेप होता है बेटा एनेलिंग। दूसरा जो हमारा स्टेप होता है वो होता है एनेलिंग, एंड तीसरा जो हमारा स्टेप होता है दैट इज एक्सटेंशन। इन 3 स्टेप्स में हमारी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। ये तीनों स्टेप इसी सीक्वेंस में होने चाहिए। पहले डीनेचर होना चाहिए, फिर एनेलिंग होनी चाहिए और फिर एक्सटेंशन होनी चाहिए। ये तीनों स्टेप्स एक्सटेंशन के एंड में आपको मिलियन नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो डीएनए के मिल जाएंगी। तो अब हम एक एक करके इन स्टेप को देखेंगे कि हमारा डीनेचुरेशन क्या होता है, एनेलिंग क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है। एक एक करके जो हम इनको देखते हैं। सो बेटा अगर मैं बात करूं डीनेचुरेशन की, कि डीनेचुरेशन हमारा क्या होता है, हम सभी को पता है कि डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है। सो उस डीएनए जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड है उसको हमें कराना पड़ेगा सिंगल स्ट्रैंडेड। उसको हमें क्या कराना है, सिंगल स्ट्रैंडेड कराना है। सपोज तुम्हारा जो डीएनए है इस तरीके से ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो तुम्हारा प्रेजेंट है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये तुम्हारा डीएनए का सीक्वेंस है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हम सभी को पता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो हमारे वो एंटीपोलर रहते हैं। अगर एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन कर रहा है तो दूसरा हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करेगा। तो अब इस डीएनए के बीच में हमारे आपस में किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को जो है वो ब्रेक कराना होगा। हमें क्या करना होगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कराना होगा। सो डीनेचुरेशन में हमारा यही होता है कि हमें डीएनए को जो है वो इतने हाई टेम्परेचर पे रखना होता है कि इसके हाइड्रोजन जो बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाए। तो इसको हम 90 टू 94 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको जो है वो हम हीट करते हैं। 90 टू 94 डिग्री सेल्सियस, आइडियल जो बोला जाता है वो 92 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। तो 92 डिग्री सेल्सियस पे डीएनए को जो है वो हीट करेंगे जिससे कि इसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे और ये 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स बन जाएंगे। ठीक है, अब पोलैरिटी हमेशा ध्यान रखना कि किस पोलैरिटी में तुमने लिया है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप के लिए पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरफ तुमने 3 प्राइम लिखा है और किस तरफ तुमने 5 प्राइम लिखा है। ये पोलैरिटी तुम्हें पता होनी चाहिए। और ये जो हम इसको हीट कर रहे हैं 92 डिग्री सेल्सियस पे, ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए होनी चाहिए, शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा टाइम पीरियड के लिए हुई तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स के बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएंगे। हमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है, न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है। तो इसको हम बहुत थोड़े टाइम के लिए जो है वो डीनेचुरेशन 90 टू 92 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम रखते हैं जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाए। और शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए क्यों रख रहे हैं, ताकि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड जो है वो हमारा ब्रेक ना हो। ठीक है, अभी हमें 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स मिल गए। अब इन 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स की हम कराएंगे एनेलिंग। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज एनेलिंग। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पोलैरिटी जो है वो ध्यान रखना है, ये नेक्स्ट स्टेप में हमारी काम करेगी जब हम एनेलिंग कराएंगे। तो एनेलिंग क्या होता है बेटा तुम्हारा, एनेलिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, एनेलिंग में हम क्या करेंगे, एनेलिंग में जो भी हमने 2 डीएनए स्ट्रैंड्स अलग अलग करे थे, ये 2 डीएनए स्ट्रैंड्स थे हमारे जो हमने अलग अलग किए थे। इन डीएनए स्ट्रैंड्स पे हम आरएनए प्राइमर का एडिशन कराएंगे। पहले तो इनकी पोलैरिटी लिख लेते हैं कि इनकी पोलैरिटी क्या है। कि पोलैरिटी थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये हमारी पोलैरिटी थी।
दोनों स्ट्रैंड्स हमारे अलग अलग हो गए हैं। अब दोनों ही स्ट्रैंड्स पे हम आरएनए प्राइमर को ऐड कराएंगे, जिससे कि हमारा एक नया डीएनए सीक्वेंस जो है वो बन सके, नया डीएनए स्ट्रैंड जो है वो बन सके। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आरएनए प्राइमर को हम किस साइड पे ऐड कराएं, 5 प्राइम वाली साइड पे या फिर 3 प्राइम वाली साइड पे। आप सभी ने जेनेटिक्स पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा बताइए किस साइड पे ऐड कराऊं, इस साइड पे या फिर इस साइड पे, किस साइड पे मैं ऐड कराऊं, 3 प्राइम वाली साइड पे कराऊं, इधर कराऊं या फिर इधर कराऊं, किधर ऐड होना चाहिए, कौन से सीक्वेंस पे हमारा जो डीएनए है वो आगे बढ़ेगा। भाई एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको नहीं ध्यान है तो हमेशा जो आपका आरएनए प्राइमर ऐड होगा ये हमेशा 3 प्राइम एंड पे जो है वो जुड़ेगा, कभी भी 5 प्राइम एंड पे नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, इसको जरा मैं हल्का सा इधर अलग बता देती हूँ। सपोज ये तुम्हारा 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला सीक्वेंस है, ठीक है, और 5 प्राइम पे मैंने आरएनए प्राइमर ऐड कर दिया। अब जब मैंने आरएनए प्राइमर ऐड किया तो यहाँ पे क्या होगा 3 प्राइम और यहाँ पे क्या होगा हमारा 5 प्राइम, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि एंटी पोलर होते हैं, सेम पोलैरिटी में नहीं हम ऐड कर सकते। सो ये जो 3 प्राइम वाला एंड है, यहाँ पे हमारा फ्री OH प्रेजेंट है, जिसपे हमारे नए न्यूक्लियोटाइड आके रिएक्ट कर सकता है। 5 प्राइम पे हमारा कोई भी न्यूक्लियोटाइड आके रिएक्ट नहीं कर सकता है। अब जब 3 प्राइम वाला फ्री है, इसको तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस मिल ही नहीं रहा ना रीड करने के लिए। जब इसको कोई सीक्वेंस ही नहीं मिल रहा रीड करने के लिए, तो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड आके ऐड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई सीक्वेंस ही नहीं है। तो हमारा डीएनए जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, डीएनए का स्ट्रैंड। सो इसीलिए आपका जो एडिशन होता है डीएनए का, सॉरी आपका जो एडिशन होता है आरएनए प्राइमर का, वो हमेशा कैसा होगा बेटा, वो हमेशा आपका कहाँ पे होगा 3 प्राइम एंड पे। सो यहाँ पे भी हम 3 प्राइम एंड पे जो है वो प्राइमर को ऐड कराएंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 प्राइम 3 प्राइम, 3 प्राइम पे हमारा फ्री OH। सो 3 प्राइम पे यहाँ पे आपके दोनों साइड क्या है, फ्री OH प्रेजेंट है, और उस सीक्वेंस को रीड करने के लिए उसको एक नया नीचे डीएनए मिल रहा है जिसको वो रीड कर सकता है। अब जब वो उसको रीड करेगा तो वो उस न्यूक्लियोटाइड को बुलाएगा। सपोज यहाँ पे तुम्हारा T प्रेजेंट है, तो ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को बुलाएगा, भाई A आजा सामने, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 3 प्राइम OH जो है वो फ्री होता है, जो आपका 3 प्राइम एंड होता है उस पे OH ग्रुप फ्री होता है न्यूक्लियोटाइड से रिएक्ट करने के लिए। इसीलिए हमेशा जो आपका आरएनए प्राइमर ऐड होगा वो 3 प्राइम एंड पे ही ऐड होगा, क्योंकि जब हम उसको ऐड कराएंगे तो 3 प्राइम एंड के पास क्या होगा, सीक्वेंस होगा रीड करने के लिए, जिससे वो न्यूक्लियोटाइड को बुला सके। यहाँ पे भी सिमिलरली ये होगा, वो न्यूक्लियोटाइड को बुलाएगा। तो एनालिंग में हमें क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले एनालिंग में क्या हो रहा है हमारा, अगर मैं बात करूं एनालिंग में आपकी क्या क्या चीजें हो रही हैं। एक तो हम आरएनए प्राइमर का ऐड कर रहे हैं, आरएनए प्राइमर का एडिशन करा दिया। दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो रखनी है टेम्परेचर। अब जब हमने डीनेचुरेशन कराई थी तब हमने कितना टेम्परेचर रखा था, 90 से 94 डिग्री सेल्सियस। वो हम लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए तो नहीं रख सकते, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वो शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए रखना है। तो इसमें जो हमें टेम्परेचर रखना है बेटा वो रखना है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। इसी बीच में आपका टेम्परेचर होना चाहिए, तभी आरएनए प्राइमर जो है वो ऐड ऑन हो पाएगा, वरना आरएनए प्राइमर जो है वो ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज एंजाइम्स, एंजाइम्स होने चाहिए हमारे। भाई आरएनए प्राइमर ऐसे हवा में थोड़ी ऐड हो जाएगा विदाउट एंजाइम्स। तो ये 3 चीजें जो है हमारी वो एनालिंग में होती हैं। एनालिंग में सबसे पहले तो हमें टेम्परेचर चेंज करना है, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे लाना है। दूसरा आरएनए प्राइमर की एडिशन करानी, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो एक्सटेंशन नहीं हो पाएगी। और तीसरी चीज एंजाइम्स का होना जरूरी है, वही हमारे आरएनए प्राइमर को जो है वो ऐड कराएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, दैट इज एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन में हमारा क्या होगा, सो एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं कि एक्सटेंशन हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन यानी कि किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज का एड ऑन करना जिससे कि वो लंबी हो जाए। तो अब हमने क्या किया था लास्ट स्टेप में एनालिंग में, हमने क्या किया है, आरएनए प्राइमर को ऐड किया है। अब उस आरएनए प्राइमर को क्या करना है, उसमें और डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन कराना है, जिससे कि हमारा डीएनए का स्ट्रैंड बन सके। सो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आपका एडिशन होगा डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का, जिससे कि आपका पूरा एक डीएनए स्ट्रैंड बन सके, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका एडिशन हो रहा है, सॉरी सो इसमें क्या होगा, आपका डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा, जो आपने आरएनए प्राइमर लगाया था इस पे, ये इधर से आरएनए प्राइमर, इस आरएनए प्राइमर पे हमें क्या करना है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है,
क्या करना है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है। अब जो ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को हमें ऐड करना है, तो सबसे तो पहले तो हमें एक्सटेंशन में क्या रिक्वायरमेंट्स है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की रिक्वायरमेंट है। भाई सबसे पहले हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक्सटेंशन में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ये डीएनए स्ट्रैंड बनेगा किससे, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनेगा। अब ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड क्या खुद से ऐड हो जाएंगे, इनको भी एंजाइम चाहिए, और नॉर्मली जो एंजाइम चाहिए होते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड होने के लिए, वो चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज। बट जो हमारा ये एक्सटेंशन का टेम्परेचर होता है बेटा, वो होता है 72 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर पे ह्यूमन का जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर ह्यूमन का डीएनए पॉलीमरेज सरवाइव नहीं कर सकता, वो उसमें इनएक्टिव हो जाता है। अब वो इनएक्टिव हो जाएगा तो भैया डीएनए न्यूक्लियोटाइड को हम ऐड कैसे कराएंगे, तो बेटा एक हमारा बैक्टीरिया होता है थर्मस एक्वेटिकस, इसके अंदर जो हमें पॉलीमरेज देखने को मिला वो सेम हमारा जैसे डीएनए ह्यूमन का डीएनए पॉलीमरेज है, उसी तरीके का पॉलीमरेज इसके अंदर भी प्रेजेंट है। और ये जो है हमारा वो हाई टेम्परेचर पे भी, ये बैक्टीरिया जो है हमारा वो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है। अब जब ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है तो क्या मतलब है कि इसके अंदर जो डीएनए है वो भी हमारा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता होगा। तो इसके अंदर से हमने एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया टैग पॉलीमरेज, इसके अंदर से जो हमने एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया डीएनए पॉलीमरेज, उसको हमने बोला टैग पॉलीमरेज। और इस टैग पॉलीमरेज को जो है वो यूज करते हैं अपनी एक्सटेंशन कराने के लिए, ठीक है। इस टैग पॉलीमरेज को हम यूज करेंगे एक्सटेंशन कराने के लिए, क्योंकि ह्यूमन का जो डीएनए पॉलीमरेज है वो तो सरवाइव नहीं कर पाता है, इसीलिए इसमें हम जो है वो टैग पॉलीमरेज का यूज करते हैं, जो कि हमारे कौन से बैक्टीरिया से लिया गया है, थर्मस एक्वाटिकस से, जो हमारा हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर पा रहा है। तो इस तरीके से आपका डीएनए स्ट्रैंड जो है वो बनेगा, एक्सटेंशन होगा, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमरेज। और क्या टेम्परेचर रहेगा, 72 डिग्री सेल्सियस। इतना हाई टेम्परेचर था, ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता, तो ह्यूमन का कोई भी एंजाइम भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बैक्टीरिया हमारा सर्वाइव कर पा रहा था। तो हमने इसका टैग पॉलीमरेज लिया, उसको ऐड किया, जिसकी वजह से हमारा डीएनए जो है वो ऐड हो पा रहा है, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड हो पा रहा है, और हमारा नया स्ट्रैंड जो है वो बन पा रहा है। और एट द एंड ऑफ एक्सटेंशन आपको मिलियन नंबर ऑफ कॉपीज आप इस तरीके से जो है वो बना सकते हैं डीएनए से। भाई अभी मैंने एक डीएनए स्ट्रैंड लिया था, उससे कितने बन गए एंड में, 1 2 बन गए। अब आगे जब इन 2 को लोगे तो 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। तो इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा के मिलियन नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज जो है वो बना सकते हैं, जिससे कि हमारी आज के टाइम पे रिसर्च थोड़ी सी जो है वो इजी हो गई, कि हमारे पास सैंपल्स की कमी नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी उनका पीसीआर करा के रखते हैं, ताकि कभी भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें वो गलत भी हो जाए तो हमारे पास सेम सैंपल अवेलेबल है। सो ये था बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स, कि सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ जो डीएनए बना, हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया, वो बना या फिर नहीं बना। आई होप आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही होंगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।